नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स है, ये चैप्टर 3 के नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम हमारा है राज्य शासन कैसे करता है। जो भी स्टेट्स है या फिर कंट्री है, वो शासन कैसे करता है। बेसिकली इस चैप्टर में ना हम राज्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत देश की अगर हम बात कर लें तो भारत देश के अंदर भी कई सारे राज्य हैं। और ये राज्य जो हैं किस प्रकार से सरकार का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से ये प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, किस प्रकार से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, कैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री को न्योता देता है सरकार बनाने के लिए। इन सभी मुद्दों को हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स राज्य शासन कैसे करता है चैप्टर 3 नोट्स के बारे में। सबसे पहले इस पॉइंट में हमें विधायक के बारे में पढ़ना है, जिसे हम MLA भी कहते हैं। विधायक का चुनाव जो है वो जनता करती है, जनता के माध्यम से ही विधायकों को चुना जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है, ध्यान से समझिएगा। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधानसभा मौजूद होता है। और हर राज्य को, जितने भी राज्य हमारे भारत में हैं उन सभी राज्यों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपने विधायक का चुनाव करती है। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र में राज्यों को बांटा जाता है, इन निर्वाचन क्षेत्रों से जो वहां की जनता होती है वो अपने विधायकों का अर्थात MLA का चुनाव करती है। जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में होते हैं, बहुत सारी पार्टी अपने जो है विधायकों को वहां पे तैयार करते हैं, अपने विधायकों को जनता के बीच भेजते हैं। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हो जाए वही क्या करता है, वही दल जो है वो सरकार बनाती है, वही दल सरकार का निर्माण करता है। अन्य राजनीतिक दल मिलकर विपक्ष का गठन करते हैं, मतलब विपक्षी पार्टी के रूप में वो काम करते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि दिल्ली के पूरे विधानसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 70 है। टोटल विधायकों की संख्या अर्थात विधानसभा में जो जनता के द्वारा विधायक के रूप में प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी संख्या लगभग लगभग 70 है, या फिर आप कह सकते हैं कुल टोटल संख्या जो है वो 70 है। तो इसका आधा कितना होता है, 35 होता है। तो जिस राजनीतिक दल के 35 से अधिक विधायक होंगे, 36 हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए, लेकिन 35 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 70 का आधा 35 होता है। तो 35 से यदि अधिक विधायक है उसके पास, तो वह दल क्या करेगा, वह दल सरकार का निर्माण करेगा, सरकार को बनाएगा। किस सरकार को बनाएगा, मुख्यमंत्री का निर्माण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। देखिए, इसका तात्पर्य होता है कि एक क्षेत्र ऐसा होता है, एक जगह ऐसा होता है जहां रहने वाले सभी मतदाता अर्थात सभी नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है, आपने गांव में देखा होगा वार्ड के हिसाब से नंबर दिया जाता है, जिसे कहते हैं कि ये वार्ड नंबर 14 है, ये वार्ड नंबर 16 है। तो ऐसे जगहों से जो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं अपने मत के द्वारा, तो इसी जगह को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अब बात करेंगे बहुमत के बारे में। तो जब किसी समूह को आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, जैसे अभी मैंने आपको दिल्ली के बारे में बताया था, टोटल 70 सीट है, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका 35। तो अगर किसी भी पार्टी को 36 सीट मिल जाए तो क्या होगा, वह सरकार बना सकता है, उसे क्या प्राप्त हो जाएगा, बहुमत प्राप्त हो जाएगा। इसे हम साधारण बहुमत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, विरोधी दल क्या है। विरोधी दल से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, मतलब जिनकी सरकार
नहीं बनी है, लेकिन वो चुनावी मैदान में थे, इसीलिए इनको हम विरोधी दल कहते हैं। और इनकी भूमिका जो है, मतलब इनका जो काम है, वो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रश्न उठाने, विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। मतलब अगर सरकार जो पक्ष में है वो किसी कार्यों को करता है और वो कार्य सही नहीं है, तो उसके ऊपर आवाज उठाने का काम इन्हीं विरोधी दल का या विपक्षी पार्टी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, जो पार्टी अपना सरकार का निर्माण करता है, उसके विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो विधायक सब चुन के जनता के द्वारा जाते हैं, वही क्या करता है, मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का काम सौंपता है। सत्ताधारी दल जो होते हैं, मतलब जिनका बहुमत प्राप्त होता है, विधायकों के उनके जो नेता होते हैं, उन्हीं को हम सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल उसी व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता दे सकता है जिसके पास बहुमत का समर्थन हो। अब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाना नहीं देंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे जिनके पास बहुमत ही नहीं है। जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास सपोर्ट होगा, जिसके पास आधा से ज्यादा विधायक होंगे, राज्यपाल उसी को न्योता भेजता है सरकार बनाने का। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करके मंत्री परिषद का गठन करता है। जब मुख्यमंत्री का निर्माण हो जाता है, तो मुख्यमंत्री उन्हीं विधायकों के अंदर से लोगों को मंत्रिमंडल सौंपते हैं। जैसे कि मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और विधायक को ही मंत्री बनाया जाता है। जो बहुत ही फेमस विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं को अलग अलग प्रकार से मंत्रियों के रूप में भार सौंपा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विधानसभा, जिस स्थान पर सभी विधायक शासन संबंधी मंत्रणा करने के लिए या फिर नए कानून बनाने के लिए या पुराने कानून में बदलाव के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को विधानसभा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिस स्थान पे जितने भी विधायक होते हैं जो जीत के जाते हैं, वहां बैठ के बातों को करते हैं, नियमों को बनाने की बात करते हैं, नियमों को हटाने की बात करते हैं, या कोई ऐसा संविधान में कानून है जिसे संशोधन की जरूरत है, तो ऐसे मुद्दों को जहां पे ये बातें करते हैं, उसी स्थान को हम विधानसभा कहते हैं। विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है, सवाल भी पूछे जाते हैं और सलाह भी दी जाती है। संबंधित मंत्री उन सवालों का जिनको जवाब देना होता है। मतलब जैसे कि मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद बनाया, अलग अलग कार्यों को अलग अलग लोगों को दिया, विधायकों को मंत्री बनाया, तो इसी जगह पर इन मंत्रियों को पूछे गए सवाल के जवाब देने होते हैं। अब हम बात करेंगे सरकार के बारे में। सरकार एक विशाल संस्था है, एक विशाल संस्था है जिसके विभिन्न अंग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ पर हम 2 मुख्य अंगों की बात करेंगे, पहला तो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका। आपको आगे की क्लासों में न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ना है। तो फिलहाल हम इन्हीं 2 पॉइंटों को समझ लेते हैं कि एक तो हमारा कार्यपालिका है, दूसरा विधायिका है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ है, उसके परिणाम किस प्रकार से थे। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है राजनीतिक दल में चुने गए सदस्यों की संख्या क्या थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जिसके सुप्रीमो हैं, उसको 44 सीट मिला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को 21 सीट मिला था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट प्राप्त हुआ था। निर्दलीय जो किसी भी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, उन्हें 2 सीट प्राप्त हुआ था। तो टोटल इनकी संख्या कितनी थी, 68 थी। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। सभी विधायक मिलकर विधायिका का गठन करते हैं। विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, क्योंकि विधायक जनता द्वारा चुनकर आते हैं। विधायिका के 2 काम होते हैं, एक काम सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और दूसरा काम है कानून बनाना। ध्यान से समझिएगा कि विधायिका की अगर बात होगी, क्योंकि यह आपको
लंबे समय तक पढ़ना है। विधायिका का जो पॉइंट है वो आगे जाके आपको लंबे समय तक पढ़ना है। विधायिका के दो काम होते हैं, एक है सरकार के काम काज की समीक्षा करना, मतलब सरकार के द्वारा जो काम क्रिया होता है उसके बारे में जानकारी लेना, जानकारी उसको सलाह देना, और दूसरा कि कानून बनाना, जो संविधान में नीति नियम होते हैं ना उसको बनाना, उसका संशोधन करना, उसको हटाना। इसके अलावा विधानसभा में बहस कैसे होती है, आपने अक्सर देखा होगा, आपको टेलीविजन वगैरह पे या न्यूज वगैरह में देखने को मिल जाएगा, जो विधानसभा होता है उसमें पक्ष और विपक्ष के पार्टी बैठे होते हैं। पक्ष वाले अगर कुछ बोलते हैं तो विपक्ष वाले जोर जोर से डेस्क को पटक पटक के हाथों से उनके विरोध में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो अब हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय को व्यक्त करते हैं, अपनी राय को, अपने विचारों को वहां पे व्यक्त करते हैं। सभी प्रश्नों के ऊपर वो अपना सुझाव लेते हैं, सलाह देते हैं, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं। सदस्य जितने भी होते हैं वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, चाहे वो कर सकते हैं, मतलब उनको प्रतिक्रिया व्यक्त करने की, सलाह देने का, प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार होता है। इसके बाद मंत्री जो होते हैं, जो सरकार में होते हैं, जो पक्ष के पार्टी होते हैं, उनको उनका उत्तर देना होता है। सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और यदि किसी गड़बड़ी को वहां पे पाया गया है तो उसके ऊपर हम सख्ती से नए कानून, नियम और ठोस जवाबदेही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शासन की कार्य प्रणाली। शासन कहने का मतलब है जो शासन होता है उसके कार्य करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, प्रशासन को चलाने की तरीके कौन कौन से हैं। तो केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। अब ध्यान से समझिएगा, जो विधानसभा होता है जहां पे पक्ष और विपक्ष की पार्टी बैठते हैं, विपक्ष के पार्टी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर सवाल उठाते हैं, विचार देते हैं, सलाह देते हैं। अगर कहीं गलती पाया जाता है तो उनको बताते हैं कि आपको ये कार्य सही करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी नहीं होता। अखबारों में भी, टीवी चैनलों में भी, अन्य संगठनों में भी कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे ऐसे संस्था हैं जहां पे सरकार के गलत कामों, अगर गलत काम करता है सरकार तो उसके ऊपर आवाज उठाया जाता है। आपने न्यूज चैनल में देखा है ना, बड़े तीव्र आवाज में लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, नेताजी को सामने बिठा देते हैं कि जनता जवाब मांग रही है। तो सरकार के द्वारा अगर कोई काम होता है गलत तो वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही नहीं, इसके अलावा अखबारों में, टीवी में, संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भी उनके बातों को बताया जाता है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो डेमोक्रेसी होता है, जो डेमोक्रेटिकल कंट्री होता है, उसमें जनता के पास यह आजादी है कि वह सरकार के ऊपर सवाल उठा सके, और हर व्यक्ति को सवाल उठाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति स्ट्राइक करके सवाल पूछता है, कोई रैली करके पूछता है, कोई शांति से पूछता है, कोई मतलब सरकार के ऊपर मतलब नारेबाजी करके पूछता है, कोई मतलब अलग अलग तरीका है व्यक्तियों का, अलग अलग तरीके के सवाल पूछने के। अब यहीं पे हम बात करेंगे कार्यपालिका का। तो देखिए सरकार को जो मतलब जो भी नियम बनते हैं, जो विधायक के द्वारा जो नीति लाई जाती है, संविधान में किसी प्रकार का चेंजेज किया जाता है या फिर किसी प्रकार के नए नियम बनाए जाते हैं, तो इन सभी नियम बनने के बाद ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करे। तो कार्यपालिका का यही काम होता है मुख्य रूप से। और कार्यपालिका के भी दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है मंत्री परिषद, ये नंबर 1 पे आता है, और दूसरा होता है नौकरशाही। मंत्री परिषद और नौकरशाही के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है इस बात को कि लोग यही समझते हैं कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऐसा नहीं है। कार्यपालिका के 2 मुख्य अंग हैं जिसमें मंत्री परिषद और नौकरशाही आता है। मंत्री परिषद क्या करता है, शासन के बारे में अहम फैसले लेता है। विधायकों के मंडली के साथ मंत्री जो होते हैं, जिनको सरकार में जगह मिलता है, उनके साथ मंत्री परिषद में ये जरूरी फैसले लेते हैं। इसमें भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। वहीं अगर नौकरशाही की बात करें तो इसमें डायरेक्टली पुलिस आता है। आईएएस आईपीएस जो शासन को मूर्त रूप देता है, मतलब इनके द्वारा जो निर्णय लेता है उसको जमीनी स्तर पर नियम को लागू करवाने के लिए नौकरशाही काम करता है। आप अगर कोई भी गलती करते हो तो आपको पुलिस वाला उठा के ले जाता है, लेकिन कानून को फॉलो तो वही करवाता है ना, पुलिस वाला ही करवाता है। विभिन्न कामों को मूर्त देने के लिए सरकार के कई विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को जनता के बीच में करवाते हैं। हर विभाग में नौकरशाहों की टीम होती है।
हर विभाग में एक मुख्य नौकरशाही होता है जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। अब देखिए सेक्रेटरी जो होता है वो प्रमुख होता है, नौकरशाही की जो टीम होते हैं जिसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। लेकिन इन कैबिनेट सेक्रेटरी का भी एक मुखिया होता है जिसे हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। इन नौकरशाहों का मुखिया संबंधित मंत्री के अधीन होता है। जितने भी मंत्री होते हैं उन्हीं के अंदर ये चीफ सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी सब इसी के अंदर होता है। किसके अंदर? मंत्रियों के अंदर। विभिन्न विभागों के कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। इन सभी में ये कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब किसके अंदर काम करते हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री के अंदर, कृषि मंत्री के अंदर, शिक्षा मंत्री के अंदर, ये सब इन्हीं के अंदर इनको कार्य करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने नाम सुना होगा, अक्सर नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। कई बार मंत्री या मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं, मतलब बुलाते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब इसी बैठक को जो मंत्रियों के द्वारा किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं और मंत्री उन सवालों का जवाब देता है। जो मीडिया कर्मी है वो जनता के द्वारा पूछे गए सवालों को मंत्री के पास पहुंचाता है और मंत्री जी को वो सवाल का जवाब देना होता है। मीडिया कर्मी जो है वो जनता की जो जरूरत के मुद्दे होते हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, महंगाई हो गया, इसी से रिलेटेड सवाल पूछकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी किया जाता है, मतलब जो सरकार चला रहा है उनके नेताओं के द्वारा तो होता ही है, विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर किया जाता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 3 नोट्स था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है राज्य शासन कैसे करता है, राज्य के द्वारा शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।